आज तारीख है 26 दिसंबर 2025। 26 दिसंबर 2025 के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। तो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फ़र्क डाल देगा। ये है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान ज़बान में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अखबारों में आज पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ी कुछ बहुत बड़ी खबरें हैं जिन पर हमें गहराई से बात करनी होगी। हाँ, मैंने भी देखा। सबसे पहली और बड़ी खबर तो चीफ सेक्रेटरीज की नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, जिसे प्रधानमंत्री खुद चेयर कर रहे हैं। ये सुनने में तो एक नॉर्मल सरकारी मीटिंग लगती है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है, खासकर कॉपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद के लिहाज से। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज का उद्घाटन किया। ये बैठक 3 दिन चलेगी, 26 से 28 दिसंबर तक। और इस बार की जो थीम है वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। हाँ, ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत, यानी विकसित भारत के लिए मानव पूंजी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये थीम ही अपने आप में एक पॉलिसी शिफ्ट का सबसे बड़ा संकेत है। पॉलिसी शिफ्ट कैसे? देखिए, अब तक हम जब भी विकास की बात करते थे तो दिमाग में क्या आता था? सड़कें, पोर्ट्स, बुलेट ट्रेन्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। सही बात है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग। एग्जैक्टली। लेकिन अब सरकार का फोकस विकास के हार्डवेयर से हटकर उसके सॉफ्टवेयर पर आ गया है। और वो सॉफ्टवेयर क्या है? हमारे देश के लोग। हाँ, हम और आप, हमारे देश के लोग, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका कौशल, यही तो ह्यूमन कैपिटल है। इस कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट यानी चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो असल में जमीन पर पॉलिसी को उतारते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, बल्कि ये पॉलिसी मेकिंग का टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों का एक संगम है। केंद्र दिशा दे रहा है और राज्यों के सबसे बड़े अधिकारी उसे लागू करने की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। लेकिन यूपीएससी के नजरिए से इसे कैसे देखें? ये जीएस पेपर 2 के सिलेबस में कहाँ फिट बैठता है? ये सीधा सीधा जीएस पेपर 2 के दिल में बैठता है। सिलेबस में एक लाइन है, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। अच्छा, और वल्नरेबल सेक्शंस वाला एंगल भी है। हाँ, दूसरी लाइन है, mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of vulnerable sections। जब आप ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो आप सीधे सीधे देश के गरीब और पिछड़े वर्गों के स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहे होते हैं। और जीएस पेपर 3? जीएस पेपर 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो सीधे सीधे इसी से जुड़ा है। ये विषय दिखाता है कि सरकार अब डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी हमारी युवा आबादी का फायदा उठाने के लिए कितनी गंभीर है। एस्पिरेंट्स को अपने जवाबों में इस पॉलिसी शिफ्ट को पकड़ना होगा। उन्हें ये दिखाना होगा कि विकास का मतलब सिर्फ सीमेंट और स्टील नहीं होता। ये बात तो है। और ये कोई पहली बार तो हो नहीं रही है कॉन्फ्रेंस, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक इतिहास भी है। ये जानना जरूरी है कि ये विचार कहाँ से आया और अब तक इसने क्या हासिल किया है। जहां तक मुझे याद है, इसका मकसद था कि केंद्र और राज्यों के बीच जो टुकड़ों में बातचीत होती है, जिसे पीसमील इंटरैक्शंस कहते हैं, उसे खत्म करके एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाए। बिल्कुल। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ऑपरेशनलाइज करने का एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब संघवाद सिर्फ संविधान की किताबों में ना रहे, बल्कि एक्शन में दिखे। चलिए इसकी जर्नी देखते हैं। बताइए। पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी धर्मशाला में जून 2022 में। अच्छा। तब फोकस था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन पर। देखिए, थीम तब भी ह्यूमन कैपिटल से जुड़ी थी। अच्छा, तो बीज वहीं पड़ गया था। हाँ। दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में जनवरी 2023 में। थीम थी ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। यहां फोकस थोड़ा इकोनॉमिक हुआ। तीसरी कॉन्फ्रेंस दिसंबर 2023 में ईज ऑफ लिविंग पर थी, मतलब नागरिकों का जीवन आसान कैसे हो। ठीक है। और चौथी कॉन्फ्रेंस 2024 में लास्ट माइल डिलीवरी पर थी, यानी सरकारी योजनाओं का फायदा आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। तो एक पैटर्न साफ दिख रहा है। एनईपी से शिक्षा, फिर जॉब्स, फिर जीवन की सुगमता, फिर योजनाओं की डिलीवरी, और अब इन सबको मिलाकर एक बड़ी थीम ह्यूमन कैपिटल। बिल्कुल, ये एक एवोल्यूशन है। सरकार धीरे धीरे गवर्नेंस के कोर पर पहुंच रही है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही मैच्योर एवोल्यूशन है पॉलिसी मेकिंग का, है ना?
अब इसका संवैधानिक पहलू समझते हैं, जो मेंस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, आर्टिकल 263 वाला पॉइंट। हाँ, हमारे संविधान में आर्टिकल 263 के तहत इंटरस्टेट काउंसिल का प्रावधान है। इसका काम भी केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बनाना है। लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? क्योंकि इंटरस्टेट काउंसिल्स की बैठकें अक्सर राजनीतिक खींचतान का अखाड़ा बन जाती हैं। मुख्यमंत्री आते हैं, अपने राज्य की मांगें रखते हैं, केंद्र पर आरोप लगाते हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है। मतलब वो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ज्यादा है। हाँ, लेकिन चीफ सेक्रेटरीज की ये कॉन्फ्रेंस एक डे फैक्टो एग्जीक्यूटिव इंजन की तरह है। यहाँ राजनीति नहीं होती, यहाँ सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और गवर्नेंस पर बात होती है। ये लोग पॉलिसी के नट्स एंड बोल्ट्स पर चर्चा करते हैं। कैसे लागू होगा, क्या दिक्कतें आएंगी, कौन सा राज्य क्या अच्छा कर रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो ये इंटरस्टेट काउंसिल का विकल्प नहीं है, बल्कि उसका पूरक है। एक राजनीतिक समन्वय करता है, दूसरा प्रशासनिक। ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। अब आते हैं इस साल की थीम ह्यूमन कैपिटल के एनालिसिस पर। आपने कहा कि ये एक पॉलिसी शिफ्ट है, लेकिन ये शिफ्ट क्यों, अभी क्यों? समय का खेल है। देखिए, अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारत की डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी विंडो, यानी वो सुनहरा दौर जब हमारी काम करने वाली आबादी सबसे ज्यादा होगी। हाँ, वर्किंग एज पॉपुलेशन, वो 2040 के दशक के मध्य तक बंद होने लगेगी। मतलब हमारे पास सिर्फ 15-20 साल हैं इस युवा आबादी का फायदा उठाने के लिए। और अगर हमने इन्हें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल नहीं दी, तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड एक डेमोग्राफिक डिजास्टर यानी आपदा में बदल जाएगा। सरकार को इस बात का एहसास है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से हम चीन की तरह मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकते हैं। मिडिल इनकम ट्रैप मतलब एक ऐसी स्थिति जहां देश गरीबी से तो निकल जाता है, लेकिन हाई इनकम कंट्री नहीं बन पाता, बीच में ही फंस जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हाई इनकम बनने के लिए आपको इनोवेशन, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज चाहिए, जिसके लिए हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होती है। ये कॉन्फ्रेंस उसी वर्कफोर्स को बनाने का ब्लूप्रिंट है। इसके अलग अलग आयाम क्या हैं? चलिए इसके आयामों को तोड़कर देखते हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन। इसका लक्ष्य है साइलो मेंटालिटी को तोड़ना। साइलो मेंटालिटी, ये शब्द कॉर्पोरेट में बहुत इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि अलग अलग डिपार्टमेंट सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। हाँ, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, एजुकेशन मिनिस्ट्री अपना, और दोनों में कोई तालमेल नहीं है। और यही चीज केंद्र और राज्यों के बीच भी होती है। एग्जैक्टली। ये कॉन्फ्रेंस उन साइलोस को तोड़ने का काम करती है। चीफ सेक्रेटरी अपने राज्य के पूरे प्रशासन का प्रमुख होता है। जब वो यहाँ बैठकर हेल्थ सेक्रेटरी और एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के साथ बात करता है, तो पॉलिसी का ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बहुत स्मूथ हो जाता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो देरी होती है, उसका भी एक बड़ा कारण यही कम्युनिकेशन गैप है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे आयाम पर, इकोनॉमिक डायमेंशन। ठीक है। कॉन्फ्रेंस में डीरेगुलेशन इन स्टेट्स पर एक विशेष सत्र है। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की नेशनल रैंकिंग तो सुधर गई, लेकिन जब कोई कंपनी किसी राज्य में फैक्ट्री लगाने जाती है तो उसे असली मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहां के लेबर लॉज, लैंड एक्विजिशन के नियम, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। हाँ, ये सब। ये कॉन्फ्रेंस इन नियमों को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करेगी ताकि पूरा देश एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन सके। तीसरा आयाम है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। एजेंडा में एग्री स्टैक का जिक्र है। ये क्या चीज है? एग्री स्टैक भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यूपीआई जैसा एक रेवोल्यूशन लाने की क्षमता रखता है। ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब इसमें हर किसान की एक यूनिक आईडी होगी, उसकी जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जैसे क्रॉप रजिस्ट्री, विलेज मैप्स, और उसे मिलने वाले सारे सरकारी फायदे सीधे उस आईडी से जुड़ जाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक बड़ी संवैधानिक अड़चन है। क्या? एग्रीकल्चर और लैंड दोनों ही संविधान की स्टेट लिस्ट यानी सूची 2 के विषय हैं। केंद्र इन पर कानून नहीं बना सकता। अच्छा, तो इसके लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है और चीफ सेक्रेटरीज की मौजूदगी के बिना यह संभव ही नहीं है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। इसीलिए ये टॉपिक इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडा पर है। बिना राज्यों के सहयोग के एग्री स्टैक सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। और चौथा आयाम जो मुझे सबसे ज्यादा चौंका रहा है वो है स्ट्रेटेजिक डायमेंशन। एजेंडा में लिखा है प्लान्स फॉर अ पोस्ट LWE फ्यूचर। LWE यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वामपंथी उग्रवाद। इसका ह्यूमन कैपिटल से क्या लेना देना? ये सबसे बड़ा संकेत है। सरकार का मानना है कि LWE के खिलाफ लड़ाई का काइनेटिक फेज यानी बंदूक और गोली वाला चरण
मार्च 2026 तक खत्म होने वाला है। लेकिन जंग सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जाती। बिल्कुल नहीं। असली चुनौती है गवर्नेंस वैक्यूम, यानी शासन के शून्य को भरने की। मतलब जिन इलाकों को सुरक्षा बलों ने माओवादियों से खाली कराया है, वहां स्कूल, अस्पताल, सड़कें और प्रशासन पहुंचाना, यही पोस्ट LWE फ्यूचर का प्लान है। और ये काम कौन करेगा? राज्यों का प्रशासन। हाँ, इसीलिए चीफ सेक्रेटरीज के साथ इस पर मंथन हो रहा है। वाह! तो इस एक कॉन्फ्रेंस के एजेंडा से हमें देश की इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्नोलॉजिकल और इंटरनल सिक्योरिटी चारों दिशाओं की सोच का पता चल रहा है। इसके प्रभाव क्या होंगे? शॉर्ट टर्म में देखें तो पीएम विश्वकर्मा और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को पिछड़े राज्यों में सैचुरेशन लेवल तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है। मीडियम टर्म में एग्री स्टैक को लागू करने के लिए भूमि रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन पर राज्यों में एकरूपता लाने की कोशिश होगी। और लॉन्ग टर्म में वन स्टेट वन वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसी पहल पर बात हुई है, जिससे हर राज्य अपनी एक खासियत को दुनिया के सामने रख सके और भारत का टूरिज्म पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो। तो आगे का रास्ता क्या है? बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? वे फॉरवर्ड के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, इस कॉन्फ्रेंस के नतीजों को स्टेट एक्शन प्लान्स में बदलना होगा, जिनकी क्लियर टाइमलाइंस हो। दूसरा, लिए गए फैसलों की मॉनिटरिंग के लिए PRAGIT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, जिससे PMO सीधे चीफ सेक्रेटरी से फॉलो अप कर सके। और तीसरा, राज्यों को इंसेंटिवाइज करना होगा। हाँ, केंद्र को राज्यों को इंसेंटिवाइज करना होगा। जैसे राज्यों को जो ब्याज मुक्त कापेक्स लोन्स दिए जाते हैं, उन्हें ह्यूमन कैपिटल से जुड़े माइलस्टोन्स को पूरा करने के साथ जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल सही। पॉलिटी से ही जुड़ी एक और खबर है जो आज के दिन को ऐतिहासिक बनाती है। ये आदिवासी समावेश यानी ट्राइबल इंक्लूजन की दिशा में एक मील का पत्र है। भारत के संविधान को संथाली भाषा में उसकी अपनी ओल्ड चिकी लिपि में जारी किया गया है। ये सच में एक बहुत बड़ी और खूबसूरत खबर है। प्रधानमंत्री ने भी इसकी सराहना की है और इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो खुद आदिवासी समाज से आती हैं, राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से जारी किया। और खास बात यह है कि ये पहल ओल्ड चिकी लिपि के आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू के जन्म शताब्दी के वर्ष में हुई है। हाँ, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं है, इसके बहुत गहरे मायने हैं। यूपीएससी के लिहाज से भी ये गवर्नेंस, कल्चर और माइनॉरिटी राइट्स के संगम को दिखाता है। बिल्कुल। GS पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन का 8 शेड्यूल और सोशल जस्टिस में ट्राइबल राइट्स, और GS पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर के तहत स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस, तीनों के लिए ये बहुत जरूरी है। जरा संथाली भाषा और ओल्ड चिकी लिपि के बारे में विस्तार से बताइए। जरूर। संथाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की मुंडा सब फैमिली से है। अच्छा। ये बात जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भारत के 2 प्रमुख भाषा परिवारों, इंडो आर्यन जैसे हिंदी, बंगाली, और द्रविडियन जैसे तमिल, तेलुगु से बिल्कुल अलग है। ये भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। और इसे कितने लोग बोलते हैं? इसे 7 मिलियन से ज्यादा लोग बोलते हैं, मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में। और इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला? इसे 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अच्छा, ये वही अमेंडमेंट है जिसमें बोडो, डोगरी और मैथिली को भी जोड़ा गया था? हाँ, बिल्कुल वही। और ओल्ड चिकी लिपि, ये देवनागरी या दूसरी भारतीय लिपियों से कैसे अलग है? ये एक बहुत ही रोचक तकनीकी सवाल है। ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। उन्होंने इसे खास तौर पर संथाली भाषा की यूनिक फोनेटिक्स यानी ध्वनि संरचना के लिए डिजाइन किया था। ज्यादातर भारतीय लिपियां जैसे देवनागरी अब्युगिडाज हैं। अबुगिडा, ये क्या होता है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब्युगिडा में हर कॉन्सोनेंट के साथ एक इनहेरेंट वावल साउंड जुड़ा होता है। जैसे देवनागरी में क। एग्जैक्टली। जब हम क लिखते हैं तो उसमें अ की ध्वनि पहले से ही शामिल होती है। हमें उस वाउल को बदलने के लिए मात्रा लगानी पड़ती है, का, की, कू। अच्छा। लेकिन ओल्ड चिकी एक ट्रू अल्फाबेट है, अंग्रेजी के रोमन स्क्रिप्ट की तरह। वहाँ के एक अलग अक्षर है और ए एक अलग अक्षर, दोनों को मिलाकर का बनता है। समझ गया। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू का मानना था कि संथाली की ध्वनियों के लिए अल्फाबेट सिस्टम ज्यादा सटीक है। बिल्कुल, ये तो कमाल की बात है। तो ये सिर्फ एक लिपि नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक आविष्कार है। मेंस के नजरिए से इसका विश्लेषण करें तो ये महज एक अनुवाद से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल, ये इंक्लूसिव गवर्नेंस यानी समावेशी शासन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। इसका पहला पहलू है
एम्पावरमेंट थ्रू लैंग्वेज। भाषा के माध्यम से सशक्तिकरण। हाँ, सोचिए जब देश का सर्वोच्च कानून संविधान किसी आदिवासी समुदाय को उसकी अपनी मातृभाषा में मिलता है तो ये उसे उसके अधिकारों और कर्तव्यों को समझने की कितनी बड़ी ताकत देता है। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है, खासकर 5th शेड्यूल क्षेत्रों में ग्राम सभा के कामकाज के लिए। सही बात है। और दूसरा पहलू है प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, विरासत का संरक्षण। हाँ, ओल्ड चीकी लिपि का उपयोग करके सरकार स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स को मान्यता दे रही है। ये आदिवासी भाषाओं पर हो रहे कल्चरल एरोजन यानी सांस्कृतिक क्षरण को रोकने में मदद करता है। जब एक भाषा की अपनी लिपि होती है तो उसमें साहित्य रचा जाता है, वो जिंदा रहती है। बिल्कुल। इसका कोई सीधा प्रशासनिक प्रभाव भी होगा? बहुत बड़ा। ये पीएसए एक्ट 1996 के बेहतर कार्यान्वयन में मदद करेगा। प्रोविजंस ऑफ द पंचायत्स एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। हाँ, ये कानून आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्वशासन के लिए बहुत से अधिकार देता है। लेकिन अगर ग्राम सभा के सदस्यों को कानून ही समझ नहीं आएगा तो वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सही बात है। जब कानूनी ग्रंथ उनकी अपनी लिपि में उपलब्ध होंगे तो वो ज्यादा स्वायत्तता से काम कर पाएंगे और ज्यादा कानूनी स्पष्टता के साथ। इसे हम स्टैटिक डायनामिक इंटीग्रेशन से कैसे जोड़ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। स्टैटिक पार्ट है संविधान का आर्टिकल 350A। ये अनुच्छेद कहता है कि हर राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करें। और डायनामिक पार्ट है ये आज की घटना संथाली में संविधान का विमोचन। ये आर्टिकल 350A की सिर्फ लिटरल मीनिंग को नहीं बल्कि उसकी व्यापक भावना को पूरा करता है। ये भाषाई पहुंच को शिक्षा से उठाकर कानूनी साक्षरता के उच्चतम स्तर तक ले जाता है। एग्जैक्टली। बहुत खूब। अब पॉलिटी से ही जुड़ी एक तीसरी खबर पर चलते हैं जो एक केस स्टडी की तरह है। ये एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी और एथिक्स के लिए एक वेकअप कॉल है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने वहां के प्रशासन को बहुत कड़ी फटकार लगाई है। हाँ, ये मामला जीएस पेपर 2 में जुडिशरी एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी और जीएस पेपर 4 में एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में प्रदेश के सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक याचिका दायर की। इस याचिका में रिस्पोंडेंट बनाया गया जियालाल रैना नाम के एक व्यक्ति को। तो इसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जियालाल रैना की मृत्यु 2017 में ही हो चुकी थी। क्या मतलब प्रशासन 8 साल बाद एक मृत व्यक्ति के खिलाफ केस कर रहा था? हाँ बिल्कुल। जस्टिस राहुल भारती ने इस पर इतनी सख्त टिप्पणी की, उन्होंने इसे स्टेट ऑफ डेस्परेशन और विम्स इन फैंसीज पर आधारित कार्रवाई बताया। ये दिखाता है कि प्रशासन कितना बेपरवाह हो सकता है। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेथार्जी यानी प्रशासनिक सुस्ती का एक चरम उदाहरण है। बिल्कुल। इसके विश्लेषण से 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली तो यही एडमिनिस्ट्रेटिव लेथार्जी, एक मृत व्यक्ति के खिलाफ याचिका दायर होना, ये दिखाता है कि लॉ डिपार्टमेंट की वेटिंग प्रोसेस में एक सिस्टेमिक फेलियर है। ये एक टिक बॉक्स अप्रोच है जहां अधिकारी जमीनी हकीकत की जांच किए बिना सिर्फ फाइलों पर टिक लगाकर उन्हें आगे बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात है न्यायपालिका पर बोझ। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। एक आंकड़े के मुताबिक भारतीय अदालतों में चल रहे कुल मामलों में से लगभग 46% में सरकार खुद एक पार्टी है। गवर्नमेंट लिटिगेशन सबसे बड़ा लिटिगेंट है। और जब प्रशासन इस तरह की तुच्छ याचिकाएं दायर करता है तो वो अदालत का कीमती समय बर्बाद करता है और जुडिशियल बैकलॉग को बढ़ाता है। और तीसरा है नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी का खुला उल्लंघन। इस पॉलिसी का मकसद ही यही था कि सरकार को एक रिस्पॉन्सिबल लिटिगेंट बनाया जाए जो हर छोटे मोटे मामले को अदालत में न घसीटे। हाँ, इस केस में तो अदालत ने ये भी पाया कि प्रशासन ने अपने ही सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल की सलाह को नजरअंदाज किया था, जिन्होंने केस न करने की सलाह दी थी। ये दिखाता है कि आंतरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सब कुछ ठीक नहीं है। ये केस स्टडी एथिक्स के पेपर में कॉन्शियंस और अकाउंटेबिलिटी जैसे विषयों पर लिखने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। निश्चित रूप से। चलिए अब इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी आज 2 बहुत बड़ी और एक दूसरे से जुड़ी हुई खबरें हैं। हाँ, और दोनों खबरें हमें बताती हैं कि भारत की आंतरिक सुरक्षा की रणनीति कैसे बदल रही है। पहले LWE वाली खबर पर आते हैं। ओडिशा के कंधमाल जिले में एक बहुत बड़े काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित CPI एमोइस्ट के
सेंट्रल कमेटी सदस्य पाका हनुमंतु को मार गिराया है। इसका दूसरा नाम गणेश उइके भी था। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा माओवादी नहीं था। पाका हनुमंतु सेंट्रल कमेटी का सदस्य था, जो उनकी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। उस पे 1 करोड़ का इनाम था। हाँ, और वो सेंट्रल रीजनल ब्यूरो सीआरबी का प्रमुख था। इस मुठभेड़ में उसके साथ 5 और कैडर्स भी मारे गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे नक्सल फ्री भारत बाय मार्च 2026 के लक्ष्य की दिशा में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया है कि यूपीएससी के लिहाज से ये जीएस पेपर 3 के सिलेबस से सीधे सीधे जुड़ता है, जहां लिखा है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। टॉप लीडरशिप का सफाया होना ये दिखाता है कि सरकार की रणनीति अब बदल चुकी है। बिल्कुल। पहले रणनीति होती थी एरिया डोमिनेशन की, यानी इलाके पर कब्जा करो। अब रणनीति है लीडरशिप एलिमिनेशन की। इसे डिकैपिटेशन स्ट्रेटजी कहते हैं ना? हाँ, मतलब सिर को धड़ से अलग कर दो, संगठन अपने आप बिखर जाएगा। पाका हनुमंथो का प्रोफाइल देखें तो वो एक खूंखार रणनीतिकार था। 2013 में छत्तीसगढ़ में जो झीरम घाटी नरसंहार हुआ था, जिसमें कांग्रेस की पूरी लीडरशिप मारी गई थी। हाँ, उसमें इसका हाथ था। इसका मारा जाना माओवादियों की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैपेबिलिटी पर एक बहुत बड़ा हमला है। और रेड कॉरिडोर की जमीनी हकीकत क्या है आज? क्या सच में ये सिकुड़ रहा है? आंकड़े तो यही कहानी कहते हैं। एमएचए के नवीनतम आंकड़ों को देखें तो एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर उभरती है। बताइए। 2013 में देश में कुल 126 जिले एलडब्ल्यूई से प्रभावित थे। 2025 में ये संख्या घटकर सिर्फ 11 रह गई है। 126 से 11, ये तो मतलब जबरदस्त कमी है, 90% से भी ज्यादा। हाँ, और जो सबसे अधिक प्रभावित जिले थे, जिन्हें मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है, उनकी संख्या 2013 में 36 थी। और अब? आज वो सिर्फ 3 रह गए हैं, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर, और ये तीनों छत्तीसगढ़ में हैं। मतलब एलडब्ल्यूई अब कुछ ही पॉकेट्स में सिमट कर रह गया है। बिल्कुल। हिंसा के स्तर में भी भारी कमी आई है। पिछले 1 दशक में सुरक्षा बलों की मौतों में लगभग 73% और नागरिकों की मौतों में 70% की कमी आई है। तो मेंस के लिए जो डिकैपिटेशन और वैक्यूम स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, उसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। जरूर। डिकैपिटेशन स्ट्रैटेजी का मतलब है दिमाग पर हमला। सुरक्षा बल अब छोटे-मोटे कैडरों के पीछे भागने की बजाय सीधे पॉलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को निशाना बना रहे हैं। इंटेल बेस्ड सर्जिकल ऑपरेशंस पर जोर है। हाँ, जब आप वैचारिक और रणनीतिक प्रमुखों को हटा देते हैं तो निचले कैडरों में भगदड़ मच जाती है। उन्हें दिशा देने वाला कोई नहीं रहता। और वैक्यूम स्ट्रैटेजी? ये दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे सिक्योरिटी वैक्यूम को भरना कहते हैं। पहले क्या होता था, सुरक्षा बल किसी गांव में जाते थे, माओवादियों को भगाते थे और वापस अपने कैंप में आ जाते थे। उनके जाते ही माओवादी वापस आ जाते थे। एग्जैक्टली। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस KAPF अबुझमाड़ जैसे कोर माओइस्ट एरियाज के अंदर जाकर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस FOBs बना रही हैं। अच्छा। ये छोटे छोटे कैंप होते हैं जो इलाके में 24/7 मौजूद रहते हैं। इससे माओवादियों को दोबारा संगठित होने, ट्रेनिंग करने या जन अदालत लगाने के लिए लॉजिस्टिक स्पेस ही नहीं मिलता। और इसका विकास से क्या संबंध है? सीधा संबंध है। जहां जहां सुरक्षा बलों ने सिक्योरिटी वैक्यूम भरा है, वहां वहां विकास पहुंचा है। हिंसा में कमी का सीधा कोरिलेशन बुनियादी ढांचे के विस्तार से है। जैसे सड़कें, मोबाइल टावर। हाँ, LWE प्रभावित क्षेत्रों में 12,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनी हैं, 8,500 से ज्यादा मोबाइल टावर लगे हैं। जब सड़क पहुंचती है तो प्रशासन पहुंचता है, स्कूल पहुंचता है, एम्बुलेंस पहुंचती है। इससे गवर्नेंस डेफिसिट कम होता है, जो LWE की जड़ है। तो इस ऑपरेशन के बाद अब आगे क्या होगा? तत्काल खतरा ये होता है कि जब कोई बड़ा नेता मारा जाता है तो माओवादी बौखलाहट में जवाबी हमला करते हैं, खासकर IED लगाकर। तो ट्राई जंक्शन क्षेत्र यानी ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहना होगा। बिल्कुल। लेकिन रणनीतिक रूप से देखें तो मार्च 2026 की समय सीमा अब हासिल करने लायक लग रही है। लेकिन असली चुनौती, जैसा हमने चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस में भी देखा, पोस्ट LWE चरण की होगी। हाँ, सुरक्षा की सफलता को विकास की सफलता में बदलना होगा, तभी शांति स्थायी होगी। बिल्कुल। अब सुरक्षा से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। 2025 एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस
जिसका उद्घाटन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। ये कॉन्फ्रेंस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने आयोजित की है। यहाँ से क्या बड़े मैसेज निकल कर आ रहे हैं? यहाँ से जो सबसे बड़ा मैसेज निकल कर आ रहा है वो एक टर्म में छिपा है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। अच्छा, गृह मंत्री ने साफ कहा कि अब सिर्फ आतंकवादियों को मारने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे टेरर इकोसिस्टम को ध्वस्त करना होगा। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और टेरर इकोसिस्टम, यूपीएससी के लिए दोनों की कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का मतलब है कि आतंकवाद से लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ NIA या IB की नहीं है। इसमें सभी एजेंसीज शामिल हैं। हाँ, इसमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी शामिल है, जो टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है। इसमें स्टेट पुलिस भी शामिल है, जो जमीनी स्तर पर काम करती है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी शामिल है। मतलब सरकार की हर एजेंसी मिलकर बिना टर्फ वॉर्स के एक सिंगल मिशन मोड में काम करे। और टेरर इकोसिस्टम? टेरर इकोसिस्टम का मतलब है वो पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर जिस पर आतंकवाद पलता है। इसमें सिर्फ बंदूक वाला आतंकवादी नहीं आता। इसमें फंडिंग करने वाले, रेडिकलाइज करने वाले? बिल्कुल, इसमें वो लोग भी आते हैं जो फंडिंग चैनल्स चलाते हैं, हवाला, क्रिप्टो करेंसी के जरिए। इसमें वो लोग भी आते हैं जो आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन करते हैं, मदरसों में, ऑनलाइन फोरम्स पर। और इसमें वो ओवरग्राउंड वर्कर्स OGWs भी आते हैं जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते हैं। सरकार की नई रणनीति कहती है कि इन सभी पर एक साथ हमला करना होगा। तो मेंस के लिहाज से हम कह सकते हैं कि भारत की काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी में एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। हाँ, 3 बड़े शिफ्ट दिख रहे हैं। पहला, काइनेटिक से डिजिटल की ओर शिफ्ट। मतलब कॉन्फ्रेंस का एजेंडा देखें तो फिजिकल पुलिसिंग से ज्यादा जोर डेटा ड्रिवन पुलिसिंग पर है। डिजिटल फॉरेंसिक्स, डेटा एनालिसिस, डार्क वेब मॉनिटरिंग पर सत्र हैं। ये दिखाता है कि सरकार मानती है कि आज का आतंकवादी जमीन पर जितना सक्रिय है, उतना ही डार्क वेब पर भी है। एग्जैक्टली। दूसरा शिफ्ट है फेडरलिज्म इन सिक्योरिटी। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। हाँ, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर संविधान में राज्य का विषय है, लेकिन आतंकवाद एक राष्ट्रीय खतरा है। अक्सर केंद्र और राज्यों की एजेंसीज में टकराव होता है। ये कॉन्फ्रेंस स्टेट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स ATS और केंद्रीय NIA के बीच स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs को स्टैंडर्डाइज करके इस फेडरल ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने का लक्ष्य रखती है। और तीसरा शिफ्ट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर जोर। बिल्कुल। एजेंडा में एक प्रमुख विषय था विदेशी क्षेत्राधिकारों से सबूत इकट्ठा करना। आज के समय में आतंकवाद की प्लानिंग कहीं और होती है, फंडिंग कहीं और से आती है और हमला कहीं और होता है। इसलिए भगोड़ों के एक्सट्रेडिशन और सीमा पार के हैंडलर्स पर मुकदमा चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। सही बात है। इसी से जुड़ा एक एडिटोरियल एनालिसिस भी है आज के अखबार में, जो आतंकवाद के एक नए और बहुत ही चिंताजनक रूप पर ध्यान दिलाता है। स्कूलों में बम की झूठी धमकियां। हाँ, पंजाब के अमृतसर, जालंधर और पटियाला में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जो बाद में झूठी निकली। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। बिल्कुल। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब है एक ऐसा युद्ध जहां 2 पक्षों की ताकत में बहुत ज्यादा अंतर हो। यहां अपराधी शून्य भौतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके, मतलब कोई विस्फोटक नहीं, कोई जनशक्ति नहीं, और बिल्कुल, और उससे वो आतंकवाद का जो प्राथमिक लक्ष्य है, भय और व्यवधान, फियर एंड डिसरप्शन, उसे हासिल कर लेता है। सोचिए, एक ईमेल से पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। इसका डिसरप्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है। स्कूल खाली कराने पड़ते हैं, बच्चों के मन में डर बैठ जाता है। और पुलिस के कीमती संसाधन, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, ये सब ऐसी झूठी कॉल्स में बर्बाद हो जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा साइबर चैलेंज भी है। अपराधी अपने पहचान और लोकेशन छिपाने के लिए VPN और एन्क्रिप्टेड ईमेल सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एट्रीब्यूशन यानी ये पता लगाना कि धमकी किसने दी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आतंकवाद का एक लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट मॉडल है, और इससे निपटना हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक नई चुनौती है। निश्चित रूप से। बिल्कुल। चलिए अब इकोनॉमी के सेक्शन की तरफ रुख करते हैं। आज से भारतीय रेलवे का किराया बढ़ गया है। पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। ये रैशनलाइजेशन वर्सेस पॉपुलिज्म की एक क्लासिक डिबेट है। पहले देख लेते हैं कि हुआ क्या है। 26 दिसंबर 2025 से रेलवे ने एक संशोधित किराया संरचना लागू की है। ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पर 1 पैसे प्रति किलोमीटर की मामूली बढ़ोतरी हुई है।
और मेल एक्सप्रेस नॉन एसी और एसी में ये बढ़ोतरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर है। हाँ, लेकिन इसमें एक राहत की बात भी है। सबअर्बन ट्रेन्स यानी मुंबई जैसी शहरों की लोकल ट्रेनें और 215 किलोमीटर तक की छोटी दूरी की ऑर्डिनरी ट्रैवल को इस बढ़ोतरी से छूट दी गई है। हाँ, और ये एक बहुत सोचा समझा कदम है। इस पूरी बढ़ोतरी से रेलवे को सालाना सिर्फ 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। यही मेरा सवाल था। 600 करोड़ तो ऊंट के मुंह में जीरा है, तो इसके पीछे की असली वजह क्या है? इसके पीछे की असली वजह रेलवे के ऑपरेटिंग रेशियो संकट में छिपी है। ऑपरेटिंग रेशियो? हाँ, ये टर्म ऑपरेटिंग रेशियो या OR GS पेपर 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या है? इसे एक चाय की दुकान के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक चाय की दुकान चलाते हैं। आपको 100 रुपए की चाय बेचने के लिए चाय पत्ती, दूध, चीनी, गैस पर 90 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है। तो आपका ऑपरेटिंग रेशियो हुआ 90%। आपके पास 10 रुपए का सरप्लस यानी मुनाफा बचा। अब इस 10 रुपए से आप अपनी दुकान को बड़ा कर सकते हैं, नई केतली खरीद सकते हैं। ठीक है, समझ गया। तो रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो कितना है? 2025-26 के लिए अनुमानित OR है 98.4%। 98.4%। 98.4%। इसका मतलब है कि रेलवे को 100 रुपए कमाने के लिए 98 रुपए 40 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। हाँ, सरप्लस कितना बचा? सिर्फ 1 रुपया 60 पैसे। बस। तो इस 1 रुपया 60 पैसे में रेलवे नए ट्रैक कैसे बिछाएगा, कवच सिस्टम जैसा सेफ्टी अपग्रेड कैसे लगाएगा, वंदे भारत जैसी नई ट्रेनें कैसे चलाएगा? यही तो संकट है। रेलवे के पास खुद को सुधारने के लिए पैसा ही नहीं बच रहा। ये खर्चे इतने ज्यादा क्यों हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, पेंशन बिल। रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों का पेंशन बिल ही सालाना लगभग 60,000 करोड़ रुपए है। दूसरा, मैन पावर कॉस्ट। मौजूदा कर्मचारियों की तनख्वाह पर लगभग 1.15 लाख करोड़ खर्च होते हैं। और तीसरा, बढ़ती इनपुट लागत। कुल मिलाकर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट लगभग 2.63 लाख करोड़ है। तो इस सब से यात्री किराया बढ़ाने का क्या लेना देना? सीधा लेना देना है। रेलवे के पास कमाई के 2 ही मुख्य जरिए हैं, यात्री किराया और माल ढुलाई। दशकों से पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के कारण यात्री किराया बढ़ाया नहीं गया, तो इस घाटे की भरपाई कहां से होती थी? माल ढुलाई से। एग्जैक्टली। इसे कहते हैं क्रॉस सब्सिडिएशन। रेलवे ने हमेशा माल ढुलाई पर बहुत ज्यादा शुल्क लगाकर यात्री किराए को कृत्रिम रूप से कम रखा है। लेकिन इसका एक बहुत बुरा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। हाँ, भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च हमारी जीडीपी का 13-14% है, जबकि वैश्विक औसत सिर्फ 8% है। और हमारी लॉजिस्टिक्स इतनी महंगी है क्योंकि रेलवे का माल भाड़ा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। इस वजह से ज्यादातर कंपनियां ट्रक से माल भेजना पसंद करती हैं, जो ज्यादा प्रदूषण फैलाता है और सड़कों पर जाम लगाता है। तो ये जो 2 पैसे की मामूली बढ़ोतरी है, ये असल में फ्रेट क्रॉस सब्सिडाइजेशन पर बोझ कम करने की एक नीतिगत मंशा का संकेत है। बिल्कुल, ये एक सिग्नल है कि अब यात्रियों को अपनी यात्रा की वास्तविक लागत का थोड़ा हिस्सा तो देना पड़ेगा। और इसमें सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखा गया है, जिसे अंत्योदया कहते हैं। हाँ, सबअर्बन और छोटी दूरी की यात्रा को छूट देकर सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों, छात्रों और शहरी गरीबों को इस महंगाई से बचाया है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आलोचक तो कहेंगे कि 600 करोड़ से क्या होगा? आलोचक सही है कि रकम बहुत छोटी है, लेकिन अर्थशास्त्री इसे एक आवश्यक संकेत मानते हैं। आपको बिबेक देबरॉय कमेटी की रिपोर्ट याद होगी? हाँ, उन्होंने एक स्वतंत्र रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA बनाने की सिफारिश की थी, ताकि किराया बाजार की हकीकत के आधार पर तय हो, न कि राजनीतिक सुविधा के आधार पर। ये बढ़ोतरी उसी दिशा में एक छोटा लेकिन जरूरी कदम है। इकोनॉमी से ही जुड़ी 2 मंत्रालयों की ईयर एंड रिव्यूज भी आज आई हैं। हाँ, ये रिव्यूज प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। पहली है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की समीक्षा। इसमें उज्ज्वला योजना का जिक्र है। हाँ, 1 दिसंबर 2025 तक इस योजना के लाभार्थी 10.35 करोड़ तक पहुंच गए हैं और सैचुरेशन हासिल करने के लिए अतिरिक्त 25 लाख कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं। गैस पाइपलाइन नेटवर्क का भी जिक्र है, जो 25,400 किलोमीटर से ज्यादा तक फैल गया है। हाँ, ये वन नेशन वन गैस ग्रिड के विजन को आगे बढ़ाता है। इन आंकड़ों का इस्तेमाल आप GS3 में एनर्जी सिक्योरिटी पर उत्तर लिखते समय कर सकते हैं। और
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की समीक्षा में क्या खास है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की समीक्षा में इस साल की सबसे बड़ी खबर है ग्लोबल वैलिडेशन। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी को ICD-11 के मॉड्यूल 2 में शामिल कर लिया है। ICD-11 ये क्या है? ये एक वैश्विक मानक है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के डॉक्टर और स्वास्थ्य संगठन बीमारियों को क्लासिफाई और रिपोर्ट करने के लिए करते हैं। और अब तक इसमें सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन यानी एलोपैथी का ही क्लासिफिकेशन था। हाँ, तो अब इसमें भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां भी शामिल हो गई हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व बहुत बड़ा है। अब पारंपरिक चिकित्सा से जुड़ी मॉर्बिडिटी यानी बीमारियों को विश्व स्तर पर कोड किया जा सकता है और रिपोर्ट किया जा सकता है। इससे दो बड़े रास्ते खुलेंगे, एक तो बीमा कवरेज। बिल्कुल, जब बीमारियों का एक स्टैंडर्ड कोड होगा तो इंश्योरेंस कंपनियां आयुर्वेदिक या यूनानी इलाज के लिए भी कवरेज दे पाएंगी। और दूसरा वैज्ञानिक डेटा तुलना। अब हम वैश्विक स्तर पर ये तुलना कर पाएंगे कि किसी बीमारी के इलाज में आयुर्वेदा कितना प्रभावी है। हाँ, ये हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक मान्यता है। ये तो सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की ओर बढ़ते हैं। पड़ोस में बांग्लादेश की स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। हाँ, और बांग्लादेश की अस्थिरता का सीधा असर भारत पर पड़ता है। मयमनसिंह में दीपू चंद्र दास की लिंचिंग की घटना के बाद आज राजबाड़ी जिले में एक और हिंदू व्यक्ति अमृत मंडल की लिंचिंग की खबर आई है। ये दिखाता है कि वहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा रुक नहीं रही है। वहां की अंतरिम सरकार का क्या रुख है? अंतरिम सरकार ने हिंसा की निंदा तो की है, लेकिन जमीनी स्तर पर पुलिस का रवैया बहुत ढीला है। इस मामले में भी पुलिस ने पीड़ित को ही आपराधिक बता दिया। और इस बीच भारत में VHP और बजरंग दल ने नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। हाँ, जिससे भारत सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा है। ये विषय GS पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस के लिए बहुत क्रूशियल है। इसका विश्लेषण कैसे करें? हटने के बाद वहां एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया है और कट्टरपंथी इस्लामी तत्व इस वैक्यूम का फायदा उठाकर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा है इंडियाज डिप्लोमैटिक टाइट रूप। भारत के लिए ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। एक कूटनीतिक रस्साकशी पर चल रहा है भारत। हाँ, एक तरफ भारत को नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के साथ एंगेज करना होगा ताकि बांग्लादेश चीन या पाकिस्तान के प्रभाव क्षेत्र में न चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ घरेलू दबाव के कारण नई दिल्ली को अल्पसंख्यक अधिकारों के मुद्दे पर कड़ा रुख भी अपनाना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही महीन संतुलन है। और इसके रिपल इफेक्ट्स यानी दूरगामी प्रभाव क्या हो सकते हैं? बांग्लादेश में अस्थिरता का भारत के नॉर्थ ईस्ट पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारी सुरक्षा के लिए जो चिकन्स नेक कॉरिडोर है उसकी भेद्यता बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा खतरा है शरणार्थी संकट का। हाँ, अगर हिंसा जारी रही तो पश्चिम बंगाल और असम में बड़े पैमाने पर रेफ्यूजी इन्फ्लक्स हो सकता है, जो CNRC जैसे संवेदनशील विवाद को फिर से हवा दे सकता है। IR से ही जुड़ी एक और खबर है जो कल्चरल डिप्लोमेसी से संबंधित है। हाँ, भारत ने थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर एक मंदिर विवाद में हस्तक्षेप किया है। ये एक बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट है। हाँ, भारत ने थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर प्रिया विहार क्षेत्र के पास भगवान विष्णु के एक प्राचीन मूर्ति को तोड़े जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। थाई अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इसे सुरक्षा उपाय की तरह हटाया, जबकि कंबोडिया इसे आक्रामकता बता रहा है। और भारत ने अपने बयान में कहा कि ऐसे कृत्य दुनिया भर में अनुयायियों की भावनाओं को आहत करते हैं। ये प्रिया विहार विवाद क्या है? प्रिया विहार 11वीं सदी का एक शानदार शिव मंदिर है जिसे खमेर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन मंदिर तक जाने वाला रास्ता और आसपास की जमीन थाईलैंड के पास है, और इसी को लेकर दोनों देशों में दशकों से विवाद चल रहा है। तो इसमें भारत का हस्तक्षेप क्यों महत्वपूर्ण है? ये GS पेपर 1 में इंडियन कल्चर और GS पेपर 2 में सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक अधिक मस्कुलर कल्चरल डिप्लोमेसी की ओर बदलाव का प्रतीक है। बिल्कुल, भारत अब सिर्फ योग और बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहना चाहता। वो खुद को इंडिक सिविलाइजेशनल हेरिटेज यानी भारतीय सभ्यता की विरासत के वैश्विक संरक्षक के रूप में स्थापित कर रहा है। चलिए अब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, और यहाँ से एक बहुत अच्छी खबर है। हाँ, भारत
तटीय लचीलेपन यानी कोस्टल रेजिलियंस पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। और ये खबर 2004 की सुनामी की बरसी के दिन आई है, जो इसे और भी मार्मिक बनाती है। कि 2026 तक हिंद महासागर क्षेत्र IOR में 100 से ज्यादा तटीय गांवों को सुनामी रेडी के रूप में प्रमाणित करने की योजना है। सुनामी रेडी ये क्या है? सुनामी रेडी एक मान्यता कार्यक्रम है जो यूनेस्को की इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन IOC द्वारा चलाया जाता है। अच्छा। ये एक स्वैच्छिक कम्युनिटी बेस्ड रिकग्निशन है। वर्तमान में ओडिशा 24 प्रमाणित गांवों के साथ इस कार्यक्रम में सबसे आगे है। और हिंद महासागर क्षेत्र में पहले 2 गांव जो प्रमाणित हुए थे, नूलियासाही और वेंकटारेपुर, वो भी ओडिशा के ही थे। हाँ, तो ये काम कैसे करता है? किसी गांव को सुनामी रेडी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ये GS पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रीलिम्स के लिए एक हॉट टॉपिक है। इसका फोकस टॉप डाउन चेतावनियों से बॉटम अप तैयारियों पर है। मतलब सिर्फ सरकार चेतावनी जारी कर दे ये काफी नहीं है, समुदाय को खुद भी तैयार होना होगा। हाँ, इसके लिए 12 इंडिकेटर्स यानी 12 मानदंड तय किए गए हैं। जैसे गांव का हजार्ड मैप तैयार होना चाहिए, इवैक्यूएशन रूट साफ साफ चिन्हित होने चाहिए, गांव में 24/7 चेतावनी प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए और हर साल कम से कम 2 मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए। जब कोई समुदाय इन 12 मानदंडों को पूरा कर लेता है तो यूनेस्को IOC उसे सुनामी रेडी के रूप में प्रमाणित करता है। बिल्कुल। ये तो आपदा प्रबंधन में एक पैराडाइम शिफ्ट है। हाँ, ये टेक्नोक्रेटिक अप्रोच से कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच की ओर एक बड़ा बदलाव है। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करता है, जहां अक्सर हमारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। और ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नेतृत्व भूमिका को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी बढ़ाता है। सही बात है। अब आते हैं सोशल इश्यूज और हिस्ट्री के सेक्शन पर। आज 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस भी मनाया जा रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि दी। PM ने कहा कि उनका बलिदान युवाओं को नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र को सर्वोपरि रखने के लिए प्रेरित करता है। ये GS पेपर 1 में हिस्ट्री और DS पेपर 4 में एथिक्स दोनों के लिए प्रासंगिक है। जरा इसके ऐतिहासिक संदर्भ को विस्तार से बताइए। ये घटना 1704 की है। आनंदपुर साहिब के किले को मुगल सेना ने घेर लिया था, जिसका नेतृत्व वजीर खान कर रहा था। ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार वहां से निकलते हुए बिछड़ गया। उनके 2 छोटे बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह, जिनकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, और साहिबजादा फतेह सिंह, जिनकी उम्र सिर्फ 6 साल थी, अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ पकड़े गए और उन्हें सरहिंद के नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया। हाँ, उन मासूम बच्चों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, जिसके बदले में उन्हें जीवनदान और ऐशो आराम की पेशकश की गई। लेकिन उन दोनों साहिबजादों ने निडर होकर धर्म बदलने से इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि वो अपने दादा गुरु तेग बहादुर और पिता गुरु गोविंद सिंह के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इस पर नाराज होकर वजीर खान ने उन्हें जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म दे दिया। हाँ, फतेहगढ़ साहिब में आज भी वो दीवार मौजूद है। सरकार ने 2022 में इस अद्वितीय बलिदान के सम्मान में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया। ये कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एथिक्स के पेपर के लिए ये करेज ऑफ कन्विक्शन का एक बेजोड़ उदाहरण है। निश्चित रूप से। इस आयोजन के दोहरे उद्देश्य हैं, एक तो ऐतिहासिक जागरूकता फैलाना और दूसरा युवाओं में मूल्य निर्माण करना। आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक संपादकीय भी है जो सांप्रदायिक सद्भाव पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करता है। हाँ, और ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। ये संपादकीय असम, रायपुर और दिल्ली में क्रिसमस समारोहों में हाल ही में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं के संदर्भ में लिखा गया है। संपादकीय एक बहुत ही मार्मिक तुलना करता है। एक तरफ प्रधानमंत्री क्रिसमस पर दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल चर्च जाते हैं, जो समावेश का एक बहुत बड़ा संकेत है, और दूसरी तरफ कुछ फ्रिंज ग्रुप क्रिसमस समारोहों पर हमले करते हैं। हाँ, तो संपादकीय का मुख्य तर्क कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का है। मतलब जब राज्य इन गुंडों पर सख्त कार्रवाई करेगा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शासन सिर्फ कानून लागू करना नहीं है, बल्कि हर नागरिक को सुरक्षित महसूस कराना भी है। बिल्कुल सही। तो ये थे राज के विस्तृत विश्लेषण। अब आते हैं हमारे सबसे एक्शन पैक्ड सेगमेंट पर, जो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को धार देगा। चलिए पहले प्रीलिम्स फैक्ट्स का एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला फैक्ट,
ओल्ची की स्क्रिप्ट। इसे पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में संथाली भाषा के लिए विकसित किया था, जो अस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। और याद रखने वाली बात यह है कि ये एक अल्फाबेट है, अबुगीडा नहीं। दूसरा फैक्ट। सुनामी रेडी ये एक यूनेस्को IOC मान्यता है। ओडिशा हिंद महासागर क्षेत्र में गांवों को प्रमाणित करने वाला पहला राज्य था। उन दो गांवों के नाम भी याद रखिएगा, नोलियासाही और वेंकटरायपुर। तीसरा फैक्ट, INCOIS। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ये इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ITWC का संचालन करता है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत एक स्वायत्त निकाय है। चौथा फैक्ट, ऑपरेटिंग रेशियो रेलवेज। इसका मतलब है 100 रुपए कमाने के लिए खर्च की गई राशि, जितना कम उतना अच्छा। रेलवे का वर्तमान अनुमान है 98.4%, जो बहुत ही खराब वित्तीय स्वास्थ्य का संकेत है। पांचवा फैक्ट, LVM-3। ये ISRO का सबसे भारी लॉन्चर है। इसमें 3 चरण हैं, सॉलिड S200, लिक्विड L110 और क्रायोजेनिक C25। इसकी पेलोड क्षमता GTO तक लगभग 4 टन और LEO तक लगभग 8 टन है। छठा फैक्ट, एग्रीस्टैक। ये कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है, जिसमें किसान ID और भूमि रिकॉर्ड शामिल हैं। याद रखिए, ये स्टेट लिस्ट का विषय है। सातवां फैक्ट, आर्टिकल 350A। 350A ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए एक संवैधानिक जनादेश है। और आठवां फैक्ट, पका हनुमांतु। ये CPI माओइस्ट की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था, जिसे हाल ही में ओडिशा में मार गिराया गया। बहुत बढ़िया। अब आज की खबरों पर आधारित 2 मेंस के सवाल और उनका मॉडल आंसर कैसे लिखा जाए, इस पर बात करते हैं। पहला सवाल GS पेपर 3, इंटरनल सिक्योरिटी। सवाल है, वामपंथी उग्रवाद LWE के खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गई है, जो सुरक्षा केंद्रित अभियानों से हटकर शासन के शून्य गवर्नेंस वैक्यूम को भरने की ओर बढ़ रही है। हाल के सरकारी आंकड़ों और पोस्ट LWE विकासात्मक रणनीति के आलोक में इस कथन पर चर्चा करें। 250 शब्द। इस सवाल को अप्रोच कैसे करें? सबसे पहले सवाल के कीवर्ड्स को समझें। अंतिम चरण, सुरक्षा केंद्रित से हटकर शासन के शून्य को भरना, सरकारी आंकड़े और पोस्ट LW रणनीति। आपका पूरा जवाब इन्हीं के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। इंट्रोडक्शन में क्या लिखें? इंट्रोडक्शन में आप सीधे MHA के आंकड़ों से शुरुआत कर सकते हैं। बताइए कि कैसे प्रभावित जिले 126 से घटकर 11 रह गए हैं। और फिर कथन से सहमत होते हुए गवर्नेंस वैक्यूम की अवधारणा को परिभाषित करें। बॉडी में क्या? बॉडी को 2 या 3 हिस्सों में तोड़ें। पहले पैराग्राफ में सिक्योरिटी सक्सेस की बात करें। यहाँ डिकैपिटेशन स्ट्रैटेजी का जिक्र करें और उदाहरण के तौर पर पाका हनुमंथु का मारा जाना बताएं। और दूसरे पैराग्राफ में डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी, हाँ, वहाँ सड़कों, मोबाइल टावरों और एकलव्य मॉडल स्कूलों के निर्माण पर प्रकाश डालें। ये दिखाता है कि फोकस कैसे शिफ्ट हो रहा है। और एक पैराग्राफ चैलेंजेस पर जरूर लिखें। सबसे बड़ी चुनौती गवर्नेंस वैक्यूम को भरने की ही है। बिल्कुल। बताइए कि CAPFs द्वारा साफ किए गए क्षेत्रों में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित करने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं। और कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। नक्सल मुक्त भारत के लिए मार्च 2026 की समय सीमा का उल्लेख करें और WHAM यानी विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स की आवश्यकता पर जोर देकर अपना उत्तर समाप्त करें। शानदार। अब दूसरा सवाल GS पेपर 2 पॉलिटी से। सवाल है, मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे मंच अंतर्राज्यीय परिषद के संवैधानिक जनादेश से परे सहकारी संघवाद की भावना को किस हद तक मजबूत करते हैं? ये 150 शब्दों का है तो कंसाइज होना पड़ेगा। बिल्कुल। इंट्रोडक्शन में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को परिभाषित करें और तुरंत संवैधानिक निकायों, इंटरस्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263 और ऐसे कार्यकारी मंचों के बीच का अंतर बताएं। बॉडी में CS सम्मेलन के फायदे बताएं। ये कैसे साइलोस तोड़ता है, एग्जीक्यूशन हैवी विषयों पर केंद्र राज्य की प्राथमिकताओं को अलाइन करता है। एक बहुत अच्छी लाइन आप ये लिख सकते हैं कि ISC जहां पॉलिसी हैवी और पॉलिटिकल है, वहीं CS कॉन्फ्रेंस टेक्नोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक है। ह्यूमन कैपिटल की थीम का उदाहरण देते हुए हाँ, कंक्लूजन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। निष्कर्ष निकालें कि जहां इंटरस्टेट काउंसिल मैंडेट प्रदान करता है, वहीं CS सम्मेलन मेथड प्रदान करता है। सहकारी संघवाद के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। बेहतरीन। अब समय है एक छोटे से क्विज का। देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना। पहला सवाल, ओल चिकी लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. इसे पंडित रघुनाथ मुर्मू ने विकसित किया था। 2. इसका उपयोग बोडो भाषा लिखने के लिए किया जाता है। 3. संथाली भाषा को 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं A. केवल 1, B. केवल 1 और 3, C. केवल 2 और 3, D. 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है B. 1 and 3 ओनली। एक्सप्लेनेशन बहुत साफ है। कथन 1 और 3 बिल्कुल सही है, लेकिन कथन 2 गलत है, क्योंकि ओल्ड चीकी का उपयोग संथाली के लिए होता है, बोडो के लिए नहीं। बोडो भाषा मुख्य रूप से देवनागरी लिपि का उपयोग करती है। दूसरा सवाल, सुनामी रेडी मान्यता किस संगठन द्वारा प्रदान की जाती है? A. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, B. यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन IOC, C. इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, D. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सही उत्तर है B. यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन IOC। ये एक आम गलती है जो एस्पिरेंट्स कर सकते हैं। INCOIS भारत में इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, लेकिन मान्यता देने वाली वैश्विक संस्था यूनेस्को IOC है। तीसरा सवाल, वीर बाल दिवस किसकी शहादत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? A. साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह, B. साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, C. गुरु तेग बहादुर, D. भगत सिंह और राजगुरु। सही उत्तर है B. साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे पुत्रों की शहादत का स्मरण कराता है। साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह बड़े साहिबजादे थे जो चमकौर की लड़ाई में शहीद हुए थे। चौथा सवाल, भारतीय रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो संदर्भित करता है? A. मालगाड़ियों का यात्री ट्रेनों से अनुपात, B. कामकाजी खर्चों का यातायात आय से अनुपात, द रेशियो ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस टू ट्रैफिक अर्निंग्स, C. विद्युतीकृत पटरियों का प्रतिशत, D. प्रति टिकट बेचा गया लाभ मार्जिन। इसका सही उत्तर है B. ऑपरेटिंग रेशियो का सीधा मतलब है कि आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस यानी कामकाज के खर्चों में लगा रहे हैं। और पांचवा और आखिरी सवाल, हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा राज्य सुनामी रेडी के रूप में प्रमाणित गांव वाला पहला राज्य था? A. केरल, B. तमिलनाडु, C. उड़ीसा, D. आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है C. उड़ीसा। हमने चर्चा में भी जिक्र किया था कि उड़ीसा के नोलियासाही और वेंकट रायपुर गांव इस क्षेत्र में प्रमाणित होने वाले पहले गांव थे। तो ये था आज का विस्तृत विश्लेषण। आखिर में आज के मुख्य टेकअवेज पर एक नजर डालते हैं। बिल्कुल। पॉलिटी में चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस और ह्यूमन कैपिटल की थीम का गहरा अर्थ, और संथाली भाषा में संविधान का विमोचन। सिक्योरिटी में LWE के खिलाफ डिकैपिटेशन रणनीति और सिकुड़ता रेड कॉरिडोर, और आतंकवाद से लड़ने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण। इकोनॉमी में रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो संकट और किराया वृद्धि के पीछे का अर्थशास्त्र। और आयुष का ICD-11 में शामिल होना, जो भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक बड़ी जीत है। IR में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक संकट और भारत की कूटनीतिक चुनौती। और डिजास्टर मैनेजमेंट में सुनामी रेडी गांवों का कम्युनिटी सेंट्रिक मॉडल, जो बॉटम अप अप्रोच को बढ़ावा देता है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो, और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपीज मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।